संस्कार चैप्टर में आता है। मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है अभी तक के हिस्ट्री में। और दूसरी बात क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन टॉपिक मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, शुरू से कोशिश करते हैं कि बिना पढ़ के पढ़ाए, तो 2017 में भी मैं बिना किताब खोल के पढ़ा रहा था। तो उस समय रजिस्ट्रेशन टॉपिक हैंडल करने में मुझे सबसे बेसी दिक्कत हुई कि इतना बड़ा सेक्शन है, इतना बड़ा चैप्टर है, याद नहीं रहता। लेकिन अब 2017 की बात है, किसको पता है, अब तो हम लोग याद कर भी लेते हैं और याद करवा भी देते हैं। तो भैया जी, जिसको भी लगता है कि रजिस्ट्रेशन टॉपिक में को याद नहीं होता, आज मेरे साथ लगो, देखो याद करवा दीजिए। इन सब किसी के चक्कर में मत पड़ो, लाल पीला हरा ब्लू नीला, किसी के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ एक सच्चा है, क्या सेक्शन पकड़ के चलो, आपको पूरा रजिस्ट्रेशन टॉपिक याद हो जाएगा। स्टार्ट करें। रजिस्ट्रेशन टॉपिक कवर करता है सेक्शन 22 से 30। सेक्शन 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। 22 कहता है कि इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड सीलिंग के ऊपर हो। 23 कहता है इन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा चाहे टर्नओवर कितना भी हो। 24 कहता है इन्हें तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा चाहे टर्नओवर कितना भी हो। तो देखो, ये दोनों सेक्शन आपस में लड़ रहे हैं। ये तो लड़ ही नहीं रहा है, ये तो बोल रहा है भैया देखो मेरा टर्नओवर इससे ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। तो 23 ने क्लियर कर दिया कि टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। और 24 ने भी क्लियर कर दिया टर्नओवर से मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो 23 और 24 तो 22 को सुपरसीड करेंगे, क्योंकि दोनों ने क्लियरली बोला है टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। 23 और 24 में क्या होगा, कौन सुपरसीड करेगा? तो भैया 23 विल सुपरसीड। सबसे बड़ा हीरो ये है, इसको तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना मतलब नहीं कराना। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकेंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें कहां से? 22 से। 22 क्या बोलता है? इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि इनका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड सीलिंग के ज्यादा हो। अब मैं तुम्हें थ्रेशोल्ड सीलिंग याद करा रहा हूं। सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड सीलिंग अलग है और गुड्स के लिए अलग है। यदि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हो तो लिमिट अलग है। यदि आप गुड्स कम सर्विस में डील कर रहे हो तो भैया ये वाली ही थ्रेशोल्ड सीलिंग काम आएगी। यदि आप सर्विस में डील कर रहे हो और यदि आप MMNT स्टेट से हो, MMNT का फुल फॉर्म बताइए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से 10 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यदि आप किसी भी और स्टेट से हो भाई साहब तो थ्रेशोल्ड सीलिंग है 20 लाख। टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये याद हो गया ना? हाँ, अब आओ इधर गुड्स के लिए भी ये लिमिट तो वही है, MMNT के लिए वही 10 लाख। यहां पे एक और लिमिट है, उत्तपम। उत्तपम के लिए, उत्तपम खाए हो? उत्तपम? हाँ जरा भी इच्छा है, चुप रहो। उत्तपम के लिए लिमिट है 20 लाख। उत्तपम का फुल फॉर्म बताओ। उत्तराखंड, T फॉर त्रिपुरा, P फॉर पुंडीचेरी, अरे सॉरी त्रिपुरा तो यहाँ पे कवर है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पुंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, परफेक्टली, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मेघालय। फिर से बोलिए, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुंडीचेरी, आंध्र अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। आंध्र प्रदेश के लिए लिमिट 40 लाख ही है, क्योंकि और किसी स्टेट के लिए लिमिट है 40 लाख। तो यदि आपका टर्नओवर MMNT स्टेट में 10 लाख से ऊपर हो, उत्तपम स्टेट में 20 लाख से ज्यादा हो और किसी स्टेट में 40 लाख से ज्यादा हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। यहां पे टर्नओवर मतलब ऑटो मतलब सेक्शन 26। सेक्शन 26 में 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं है। 4 पॉइंट कौन कौन से बता दो? पैन इंडिया टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। दो कौन कौन से नहीं है? इनवर्ट सप्लाई अंडर RCM एंड GST। हाँ क्या? ओके, 22 से बाहर चलते हैं।
23 में आते हैं। 23 कहता है कि इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। इन तीन को नंबर 1, यदि आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ एंड सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। जैसे किताब का वेंडर सिर्फ किताब बेचता है तो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। डॉक्टर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सिर्फ हेल्थ सर्विस देता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन यदि ये डॉक्टर, जस्ट इमेजिन, उसका 200 लाख का टर्नओवर है वाया डॉक्टरी मेडिकल सर्विस, और कहीं कहीं जाके डांस भी कर देता है, वहां से टर्नओवर ले आता है 10 लाख का। डांस इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड सर्विस, दोनों एग्जेम्प्टेड सर्विस, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन कभी कभी ये बन जाता है क्या, ऑनोरेरियम टू गेस्ट एंकर, गेस्ट एंकर बन के बैठ जाता है टीवी हॉल में या आज तक चैनल में। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कौन से में, कोरोना काल में बैठ गया, अब उसी का ध्यान उसका कंटिन्यूड है। तो अब ये हो गई टैक्सेबल सर्विस, 1 लाख की टैक्सेबल सर्विस दे दी, तो लॉ बोलेगा भाई साहब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिया तो बात अलग है। ये पॉइंट कवर्ड। हाँ, दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरा पॉइंट बोलता है एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। एग्रीकल्चरिस्ट कौन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, एग्रीकल्चरिस्ट डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, क्या बोलता है, साथ साथ बोलो, इंडिविजुअल या एचयूएफ। फर्म कंपनी तो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में ही नहीं। इंडिविजुअल या एचयूएफ जो खुद कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है या अपनी फैमिली के लेबर के साथ कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है या सर्वेंट अपॉइंट करके या लेबर हायर करके अपने पर्सनल सुपरविजन में कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है या सर्वेंट अपॉइंट करके लेबर हायर करके अपने फैमिली के पर्सनल सुपरविजन में कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है, तो भैया बोलेंगे यू आर एग्रीकल्चरिस्ट। यानी अमिताभ बच्चन या तो खुद फावड़ा चलाए, खेती बाड़ी करे, तो एग्रीकल्चरिस्ट, या अमिताभ बच्चन बोले मैं तो बूढ़ा हो गया अभिषेक, तू फावड़ा चला, तू कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर, तो भैया तब भी अमिताभ बच्चन इज द एग्रीकल्चरिस्ट, अभिषेक इज ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट। या अमिताभ और अभिषेक दोनों फावड़ा नहीं चला रहे, दोनों लेबर रखे हुए और खुद खड़े होते अमिताभ जी खेती बाड़ी करा रहे हैं, तो अमिताभ जी इज एग्रीकल्चरिस्ट। या अमिताभ जी लेबर हायर करके खुद भी नहीं खड़े हो रहे हैं, अभिषेक को खड़ा कर दिए, जा ध्यान दे, पिक्चर तो तेरी चल नहीं रही है, जा खेती बाड़ी में ध्यान दे, तो अभिषेक बच्चन लंबा तो है ही, खेती बाड़ी में ध्यान दे देता है सबका। तो भैया ये जो अभिषेक बच्चन के सुपरविजन में अमिताभ बच्चन ने खेती बाड़ी कराई, तो हु इज द एग्रीकल्चरिस्ट, अमिताभ जी इज ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट। सेक्शन क्या था, 2 सबसेक्शन 7, ठीक है। अरे एग्रीगेट AGG और एग्री AGR आजू बाजू के सेक्शन से स्पेलिंग मिलती जुलती, तो एक था 26 और एक हो गया 27। ये मेरे बच्चे सुन भी रहे क्या, अरे सुन भी रहे हो, हाँ चलो सबके सब सुन रहे थे, अपना चेहरा बंद कर लेते हैं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये क्लास चल रही है कोई शोर नहीं, फिर तुम्हारी मर्जी, जाओ। नेक्स्ट क्या पॉइंट आया, नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया नोटिफाइड सप्लाई पे। नोटिफाइड सप्लाई पे क्या आएगा, सेक्शन 2, नोटिफाइड सप्लाई को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। नोटिफाइड सप्लाई का पहला पॉइंट है वो सप्लाई जो आरसीएम में फॉल करती है, यानी लॉयर को मत बोलो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि लॉयर की सप्लाई आरसीएम में फॉल करती है, ही डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन। दूसरा बोला गया कि भैया जी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस पे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस पे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ये तीनों पॉइंट ही इंटर के लिए बोल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है इंटर स्टेट सप्लाई पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन ये जो 2, 3, 4 है ना, इससे इंटर स्टेट सप्लाई पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। पहला कौन सा मैंने बोला, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा मैं कौन सा बोला कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडलूम
हैंडीक्राफ्ट, हैंडमेड टॉयज, हैंडमेड लेदर आइटम, तो इन सब पे रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए अनलेस आपका टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख को पार न कर जाए। थ्रेशोल्ड सीलिंग को पार कर दिया तो इंटरेस्टेड सप्लाई किया तब भी रजिस्ट्रेशन चाहिए था। लेकिन यदि आप छोटे मोटे वेंडर हो, हैंडमेड सॉल्स बेच दो, स्टॉल्स बेच दो, टर्नओवर 7, 8, 12, 15 लाख है, तो भैया जी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, भले आप इंटरेस्टेड सप्लाई कर दो। वैसे ही ये क्या था, हैंडीक्राफ्ट वाला। और या फिर आप कैजुअल टैक्स पेयर हो और हैंडमेड सॉल्स, हैंडीक्राफ्ट, इन सब आइटम को इधर से उधर ले जाके बेचते हो, तो वैसे तो देखो कैजुअल टैक्स पेयर को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन आप हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचते हो, रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी। जिसमें दिया हुआ है सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन के थ्रू आया हुआ है। सेक्शन 22 हो जाए, 23 हो जाए, 24 में आओ। 24 में बोला हुआ है इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। कौन कौन? जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, जो कैजुअल टैक्स पेयर है, जो एनआरटीपी है, जिनको टीडीएस काटना है, जो ओआईडीआरएस है, जो एनआरटीपी बोलती है ना, जो ओआईडीआरएस है, जो ऑनलाइन गेमिंग देते हैं इंडिया के बाहर से इंडिया में, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हो, जो एजेंट है, जो पहले से ही रजिस्टर्ड है, पहले ही रजिस्टर्ड थे, एक्साइज लॉ में, वैट लॉ में रजिस्टर्ड थे, और जो आरसीएम में माल लेते हैं, इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 24 इसके लिए मैंने गाना बनाया था, सुना था क्या वो गाना उस समय? नहीं सुना था? अभी सुन लो, कोई बात नहीं। तुम्हारा फेवरेट गाना है, हाँ, गाने की धुन है लकड़ी की काठी, काठी का जोड़ा। सुना हुआ गाना? मेरा गाना सुना? तो फिर क्या सुना? दूर सुनो। 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है जिसका, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी उसका, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का जो करता, टीडीएस टीसीएस जो भी है भरता, एनआर टैक्स पे, कैजुअल टैक्स पे, एजेंसी का काम करे तो टर्नओवर नहीं देखता, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। आरसीएम में माल खरीदे टर्नओवर मत देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आईडीएसपी जो हो, जिसके पास पहले का रजिस्ट्रेशन जो भी हो, वॉलंटरी कराना चाहे जैसी जिसकी मर्जी हो, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। एक बार बच्चे बन जाओ यार, एक बार साथ साथ लकड़ी की काठी, काठी का जोड़ा। 20 लाख के ऊपर टर्नओवर, आवाज चेंज करो, एक बार बचपना लाओ आवाज में, वो एकदम तोतली भाषा। 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है जिसका, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी उसका, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स का जो करता, टीडीएस टीसीएस जो भी है भरता, एनआर टैक्स पे, कैजुअल टैक्स पे, एजेंसी का काम करे जो टर्नओवर नहीं देता, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। आरसीएम में माल खरीदे टर्नओवर मत देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, वीएसबी हो, जिसके पास पहले था रजिस्ट्रेशन जो भी हो, वॉलंटरी कराना चाहे जैसी जिसकी मर्जी हो, दौड़ो दौड़ो जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। हुआ क्या? सेक्शन 24 आया क्या दिमाग में? पूरा का पूरा आया। देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैं भूला, लेकिन मेरा म्यूजिक नहीं भूला। दैट इज द पावर ऑफ द म्यूजिक। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मैं भूला, मेरा म्यूजिक नहीं भूला, वो मेरे को रिवाइंड करा देता। अरे मुंद्रा जी ये भूल गया तू। एक एक पॉइंट चुन चुन के डाला है म्यूजिक में, ताकि कुछ भूल भी जाऊं तो म्यूजिक संभाल ले। तो भैया जी देखो, 22, 23, 24 तो हमारा हो गया, मैं आने वाला हूँ 25 में। सर इको भी तो होगा इसमें? हाँ, ये तो है ना टीसीएस में ना, टीसीएस इको तो काटता है ना। ऐसा डाल दे भाई, तू बार बार भी डाल दे। जो 9.5 में है ना, टीसीएस में इको वाले फॉल कर जाते हैं। 9.5 में जो एग्रीगेटर है ना, उनको तो जीएसटी देना है। द एग्रीगेटर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9.5 नीड रजिस्ट्रेशन। चलो फाइन, हम लोग कहाँ आ गए?
हम लोग आ जाए सेक्शन 25 में। तुम पहले मुझे श्योर करो कि सर 22, 23, 24 हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, तो मैं 25 में जाता हूं। अरे ऐसे श्योर कर सकते हो सर ये हो गया, नॉट टू वरी, हम लोग संभाल लेंगे एग्जाम में। नहीं तो ना बोल दो ना, एक बार और बोलिए, मैं दोबारा बोलूंगा, तुम्हारे क्या है। ओके 25 से शुरू होती है प्रॉब्लम, जो कि 22, 23, 24 तक तो क्या है, इजी है, टैक्स म्यूजिक भी है और न्यूमेरिकल बेस होता है, तो यहां तक तो हैंडल हो जाता है। 25 में आती है नानी याद, और यहां के बाद कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। 25 में भैया देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर 6A, 6B, 6C, 6D, उधर 8, 9, 10, उधर 11, 12, इतने सब सेक्शंस है। तो इतने सब सेक्शन होता तो नानी तो याद आएगी ना यार, चाहे तेरी या मेरी। एक एक करके याद करते हैं। 25A रहता है टाइम लिमिट। जैसे यू बिकम लायबल टू बी रजिस्टर्ड 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दो और रजिस्ट्रेशन करा दो। What is the time limit for registration? As soon as you become liable to be registered, apply and get registration within 30 days. दूसरा पॉइंट नंबर 2 बोलता है, 25(2) ये बोलता है कि यदि आपकी अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, और यदि आपकी एक ही स्टेट में 2 ब्रांचेज है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। हाँ 25(2) में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लो कि यदि आपका टेरिटोरियल वाटर में फैक्ट्री हो, अरे फैक्ट्री समुद्र में जाते हो टेरिटोरियल वाटर में, तो लॉ बोलता है टेरिटोरियल वाटर के जो नजदीक में नियरेस्ट कोस्ट जो है उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप बोल रहे क्या पॉइंट है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे बताना क्या होता है, GSTN। GSTN में पहली 2 डिजिट क्या होती है, स्टेट कोड। यानी आपका रजिस्ट्रेशन तो तभी होगा ना भाई साहब जब स्टेट तय करोगे कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, परंतु स्टेट का डिवीजन तो लैंड में हुआ है, समुद्र के पानी में भी क्या स्टेट का डिवीजन है? क्या ममता दी बोल सकती है क्या ये दीदा का पानी मेरा है? ममता दी ये बोल सकती दीदा मेरा है, परंतु दीदा का पानी ममता दी का नहीं है। गुजरात का गवर्नमेंट बोल सकता है क्या कि गुजरात के बाजू का पानी मेरा है? नहीं, पानी इंडिया का है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो भैया जी यदि मेरा समुद्र के अंदर फैक्ट्री है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में होगा? तो लॉ ने क्या बोला, तेरे नजदीकेस्ट जो कोस्ट है उसमें होगा। कौन सा कोस्ट? नजदीकेस्ट, याद रहेगा नजदीकेस्ट, एग्जाम में ले देना। नंबर 3 और 4 में डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, जो मैं पहले करा चुका हूं सप्लाई चैप्टर में, कि अलग अलग स्टेट में आपकी ब्रांचेस है तो URDP, और एक ही स्टेट में ब्रांच होते सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा लिया तो URDP। 5 में नहीं गलत बोल दिया मुंद्रा जी, सेक्शन ओवर रूल हो गया। ये जो मैंने बोला ना 4-5, ये 4-5 की डेफिनेशन है DP। 3 में बोल रहा है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो कराना चाहे करा लो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यदि कराओगे तो ध्यान रखना GST देना पड़ेगा, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जिस दिन आप अप्लाई करते हो वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है यहां से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा। इसमें बोला हुआ है 3 में। 4-5 में क्या बोला हुआ है? डिस्टिंक्ट पर्सन। अरे बोलो यार साथ में, तुम लोग तो सुमड़े की तरह सुन रहे हो। 1 में क्या था? टाइम लिमिट। 2 में क्या था? जितनी ब्रांचेज अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओ। 3 में क्या बोला था? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। 4 में क्या बोला? 4-5 में क्या बोला? डिस्टिंक्ट पर्सन। 6-7 में बोला पैन के बारे में कि भैया रजिस्ट्रेशन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर होना जरूरी है, क्योंकि भैया तुम्हारे GSTN में पहला 2 डिजिट तो होता है स्टेट कोड, यदि नेक्स्ट 10 डिजिट होता है तुम्हारा पैन, तो पैन होना तो जरूरी है।
लेकिन फिर भी सेक्शन 25(7) में बोला हुआ है इन सब के लिए पेन नहीं चाहिए। किस लिए पेन नहीं चाहिए? नंबर 1, NRTP कहाँ का बंदा है? फॉरेन का बंदा है, उसके पास इंडिया का पेन नहीं भी हो सकता है, तो NRTP को पेन नहीं चाहिए। OIDRS पेन नहीं चाहिए। TDS जिसको काटना है, TCS जिसको कलेक्ट करना है, सिर्फ इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो इनको भी पेन नहीं चाहिए। पेन 4 को नहीं चाहिए, जो TDS काटने वाले हैं, जो TCS काटने वाले हैं, जो NRTP है, जो OIDRS है, इनको पेन नहीं चाहिए। तो भैया जी पेन के बिना कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? तनिक बताइए। पेन है ही नहीं तो डॉक्यूमेंट क्या दे? तो भैया सुनो, TDS TCS वाले अपना 10 नंबर देंगे। इनकम टैक्स का 10 नंबर तो सुना ही होगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो TDS TCS वाले अपना 10 के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जो NRTP या OIDRS है वो अपने फॉरेन में, उनकी कंट्री में कोई आधार जैसा होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर बेस्ड इन देयर कंट्री, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करा लो। परंतु ध्यान रखना कोई ना कोई तो नंबर चाहिएगा। हाँ, 6A 6B 6C 6D आधार की बातें करता है। 6A कहता है कि जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है वो यदि आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराए हैं तो करवा लो, सिंपल। 6B कहता है अब से किसी भी इंडिविजुअल को आधार ऑथेंटिकेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। किसको? किसी भी इंडिविजुअल को। C बोलता है, 6C बोलता है किसी भी कंपनी को, फर्म को, ट्रस्ट को, बॉडी को बिना आधार ऑथेंटिकेशन के रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो कंपनी बोलेगा हमारे पास तो कोनो आधार नहीं है भैया, हम तो कंपनी है, कंपनी को तो मोदी जी आधार नहीं देते। तो लॉ बोलेगा कंपनी को अपने MD का, फर्म को अपने पार्टनर का, ट्रस्ट को अपने ट्रस्टी का, और कोई बॉडी है तो उसको अपने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर का एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। 6D बोलता है बिना आधार के भी हम रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अरे शाबाश, यहां तो बोला था बिना आधार ऑथेंटिकेशन के रजिस्ट्रेशन नहीं, और ये क्या कर रहा है? ये एक्सेप्शन कर रहा है। तो 6A आधार की बात, A फॉर आधार, B फॉर भाई, भाई मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, C फॉर कंपनी, कंपनी मतलब कंपनी, फर्म, इन सब, और D मतलब डिच। ऊपर बोला था बिना आधार के नहीं देगा, D फॉर डिच मार दिया। अब D क्या बोलता है? D बोलता है कि जिनके पास आधार नहीं है या जिनका आधार किसी कारणवश से ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए। और आपने आधार नहीं मिला तो क्या हुआ? आधार के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, गेट द एनरोलमेंट नंबर ऑफ आधार वो दे दीजिए, गेट द एनरोलमेंट नंबर ऑफ आधार वो दे दीजिए, और साथ में कोई भी पेन, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड अटैच कर दीजिए। आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करिए। आधार नहीं भी आया है लेकिन आधार का एनरोलमेंट नंबर तो है ही, हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, लेकिन आपकी प्रीमाइसेस का वेरिफिकेशन करेंगे। तो जिन जिन को बिना आधार के रजिस्ट्रेशन मिलेगा उनका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस मैंडेटरी होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस। D फॉर देखूंगा, तेरी प्रॉपर्टी देखूंगा कि तू वास्तव में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तू फर्जी नाम बना के फर्जी रजिस्ट्रेशन ले लेगा। मैं संजय कुमार तापेसड़िया। अभी तापेसड़िया कौन होता है? मैं हूं, आधार दो, आधार नहीं है। ये कौन? चल ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस 2,500 में मैं किसी का भी बनवा दूंगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने दे दिया, संजय कुमार तापेसड़िया। तो लॉ बोलता कहाँ रहता है? फर्जी एड्रेस दे दिया मैंने। लॉ बोला रुक जा, देखूंगा, तेरी प्रीमाइसेस में आके देखूंगा, फिर तेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा। पहले देखता हूं तू है कि नहीं है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस को समझो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस उन सब का कंपलसरी है जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया। और बात की था फिजिकल वेरिफिकेशन
प्रॉपर ऑफिसर के जुर्म, प्रॉपर ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे है कि वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करे या ना करे। तो यदि मेरे पास आधार है तो मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि मेरे पास आधार नहीं है तो मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा? डिपार्टमेंट ऑफिसर्स तुम्हारी प्रीमाइसेस में आएंगे और चेक करेंगे एड्रेस पे तुम है कि नहीं है। एड्रेस है, तुम नहीं है, दूर तो नहीं चलेगा। फिर तुम्हारा प्रीमाइसेस का एक कंबाइंड फोटो लेगा, फोटो अपलोड होगा और फिर प्रीमाइसेस का तुमसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि तुम्हारा प्रीमाइसेस क्या है, ओनरशिप है, पेपर दिखाओ, टेनेंसी है, पेपर दिखाओ। तुम बोलोगे ना ओनरशिप है ना टेनेंसी है, हम तो हमारा दोस्त का प्रीमाइसेस में काम कर रहा है, तो दोस्त का पेपर दिखाओ और फिर दोस्त से एनओसी दिखाओ। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये दिखाओगे तब जाके वो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर आपको प्रीमाइसेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। ये प्रीमाइसेस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 15 दिन के अंदर अपलोड हो जाना चाहिए, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये क्या था? 6A, 6B, 6C, 6D। आधार हो गया, दिमाग में संभल गया। 8 बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर किसी को भी पकड़ के रजिस्ट्रेशन दे सकता है। जैसे भाई साहब है जो जीएसटी नहीं दे रहे हैं, डिपार्टमेंट बोला यार ये जीएसटी क्यों नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया। वो बोला मैंने तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों आया? डिपार्टमेंट बोला नाउ यू आर रजिस्टर्ड लायबल टू पे जीएसटी। तो या तो वो मान जाएगा या फिर नहीं मानेगा, दो ही बातें होगी। यदि नहीं माना तो उसको 30 दिन के अंदर अपील करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। और यदि वो मान गया तो फिर उसको 90 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। तो प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, तो ध्यान रखना आपकी छुट्टी नहीं हुई, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। या तो आप उस रजिस्ट्रेशन से सेटिस्फाइड है तो 90 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करिए, और यदि आप रजिस्ट्रेशन से नहीं सेटिस्फाइड है तो आप 30 दिन के अंदर अपील करिए। बात क्लियर? 9-10 बात करता है UIN की। UIN नाम सुना है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो फॉरेन एम्बेसीज है, जो फॉरेन कॉन्सुलेट है, जो यूएनओ है, जो यूएनओ की बॉडीज है, उनको हमारा देश मानता है मेहमान और उनसे जीएसटी नहीं लेता। तो लॉ बोलता है इनसे जीएसटी नहीं लेना। एक काम करो, इन सबको UIN दे दो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ध्यान रखना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, बस ये UIN नंबर है। अब ये फॉरेन कॉन्सुलेट, फॉरेन एम्बेसीज, यूएनओ की बॉडीज जब भी इंडिया में ऑफिस यूज या पर्सनल यूज के लिए कोई भी माल खरीदेंगे तो अपना UIN देंगे, और जब UIN देंगे तो इनके UIN पे मालूम पड़ जाएगा कि इन्होंने किस को कहाँ कितना GST दिया है। उसके बाद ये लोग रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे और बाद में इन्होंने जितना भी GST दिया था सब इनको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए अप्लाई करने की टाइम लिमिट है 18 महीने फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ सप्लाई। यानी जिस क्वार्टर का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो उस क्वार्टर के एंड से 18 महीने के अंदर आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन करना है। आपके एग्जाम में पूछेगा क्या UIN रजिस्ट्रेशन नंबर है? आंसर इज नो बाबा, नो। ये सिर्फ GST रिफंड क्लेम करने का कॉन्सेप्ट है। क्या UIN के बदले में ITC मिल जाएगा? ITC नहीं रे बाबा, इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स दिया है उसका रिफंड मिल जाएगा, ITC वापस नहीं है। अरे यू आर नॉट रजिस्टर्ड, हाउ कैन यू क्लेम ITC? यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ योर GST पेड। बात क्लियर? और रजिस्ट्रेशन नंबर और UIN नंबर का ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर पैन इंडिया बेसिस पे कभी नहीं होता। आपकी अलग अलग स्टेट है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, परंतु UIN नंबर पैन इंडिया बेसिस हो सकता है। तो अमेरिकन एम्बेसीज का यदि इंडिया में 17 ऑफिसेज है तो 17 ऑफिसेज का एक UIN नंबर हो सकता है। बात क्लियर? क्या ये क्या था? ये था 25, 9 और 10। अब अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11-12। 11-12 बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर आएगा सर? 7 डेज। अप्लाई करो, 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। एक बार पूरा 8 से लेके 11-12 तक बोल दो तो भैया मैं एक बार पॉज ले लूंगा। पहले बताओ 8 में क्या था? 8 में क्या था? 7 बोलो, 7 बोलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए हॉर्लिक्स तक नहीं पिया। हाँ, शुरू हो जाओ।
8 में था टाइम लिमिट 30 days. This day you become liable to pay tax. Within 30 days you need to apply for registration. You applied within time. Government give you RC on this date. RC आया इस दिन, but your registration shall be effective from this date. यहीं से आप रजिस्टर्ड माने जाएंगे. जिसमें बोला हुआ है सेक्शन 25(1). 25(2) में क्या बोला हुआ है, जितनी ब्रांचेज अलग अलग स्टेट में है सबका सेपरेट रजिस्ट्रेशन. 25(3) में क्या बोला हुआ है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. 25(4)(5) में क्या बोला हुआ है, डिस्टिंक्ट पर्सन. 6(7) में क्या बोला हुआ है, पैन कब चाहिए और पैन कब नहीं चाहिए. हमेशा पैन चाहिए, 4 केसेस में पैन नहीं चाहिए. YDRS, NRTP, TDS, TCS. 6A, 6B, 6C, 6D. 6 से बोलता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आधार ऑथेंटिकेट कराओ. B बोलता है जो भाई लोग का पहले जो भाई लोग को रजिस्ट्रेशन चाहिए, भाई लोग मतलब इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन चाहिए आधार ऑथेंटिकेट कराओ. 6C क्या बोलता है, जो कंपनी को, फर्म को, अदर बॉडीज को रजिस्ट्रेशन चाहिए, अपने मैनेजर, MD का, होल टाइम डायरेक्टर का, पार्टनर का, कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटी का पैन नंबर चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए. एंड जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए. नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है तो फिर वो प्रीमाइसेस वेरिफिकेशन चाहिएगा. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद 7, 8 में आ गया. 8 में मैंने क्या बताया, ये PO किसी को भी पकड़ के रजिस्ट्रेशन दे सकता है. अरे बोला ना, PO किसी को भी पकड़ के रजिस्ट्रेशन दे सकता है. ना सेटिस्फाइड तो 30 दिन के लिए अपील करो, सेटिस्फाइड तो 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो. 9-10 में क्या बताया, UIN. ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो किसको मिलता है, फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन कॉन्सुलेट, UNO बॉडीज. ये लेके वो क्या करेगा, दिस नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर. You are not liable to pay GST. Whatever GST you have paid on your inward supplies, you can claim refund through this number. What is the time limit for claiming refund? 180 days from the end of the quarter. सब 18 महीना from end of the quarter. और उसके बाद मैंने क्या बताया, GST रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर आ जाएगा. एक 30 सेकंड का पॉज लेना चाहिए. वो जो 18 महीना है ना, वो अब चेंज हो गया, वो 24 महीना हो गया. तो you can claim refund within 24 months. My bad. चलो आगे बढ़े. अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन 26 में. 26 बकवास है. बोलता है कोई काम की बात ही नहीं कर रहा है. मालूम क्या बोल रहा है, बोलता है सुनो, जो CGST में रजिस्टर्ड है वो SGST में भी रजिस्टर्ड है. मतलब भाग यहाँ से, तो पहले से ही पता था. अब आ जाए 27 में. आ जाओ 27 में. 27 डील करता है कैजुअल टैक्स पेयर और NRTP से. कैजुअल टैक्स पेयर को लेके क्या प्रोविजन है, ध्यान से सुनना बच्चों. कैजुअल टैक्स पेयर का प्रोविजन ये है कि मैं एक स्टेट में रहता हूँ, यहाँ पे मेरी ऑफिसेज है, यहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस है, लेकिन मैं दूसरे स्टेट में बिजनेस करना चाहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, छोटा सा वेंचर के लिए, और वहां पे मेरा कोई एड्रेस नहीं है. बिना एड्रेस के रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता भैया, है ना. अब मैं तो जाके दिल्ली में, मैं बंगाल का हूँ और मुझे दिल्ली में जाके बिजनेस करना है सिर्फ 20 दिन के लिए. अब 20 दिन के लिए मैं तो ऑफिस तो लूंगा नहीं. 20 दिन के लिए मैं सड़क पे खड़ा होकर माल बेच दिया, या क्लाइंट के ऑफिस में जाके काम कर दिया, या किसी एग्जीबिशन में काउंटर लेकर माल बेच दिया, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा. तो लॉ ने बोला कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चाहिए. हमने बोला हाँ. तो बोला 90 डेज का कैजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन ले लो. ये कैजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन 90 डेज के लिए लेना जरूरी नहीं है. आप चाहो तो 10 दिन के लिए ले लो, आप चाहो तो 20 दिन के लिए ले लो, मैक्सिमम 90 डेज के लिए मिलेगा. तो मैं बोला मेरे को 20 दिन के लिए चाहिए, तो आपको 20 दिन का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. 20 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. बात क्लियर. कैजुअल टैक्स पेयर. पहली बात, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर सेक्शन 25(1) जिस दिन आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते हो वहां से 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन कैजुअल टैक्स पेयर जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसके 5 दिन पहले उसको एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा.
नॉर्मली कोई रजिस्ट्रेशन लेता है तो वो बस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, नथिंग एल्स। लेकिन कैजुअल टैक्स पेयर जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो अपनी एक्सपेक्टेड जीएसटी, अपनी एक्सपेक्टेड नेट जीएसटी लायबिलिटी पहले एडवांस में पे करता है, फिर उसको रजिस्ट्रेशन में मिलता है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका सतत है, हमेशा चलता रहेगा, हाँ, लेकिन कैजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन जितने पीरियड के लिए आपने बोला है वो या मैक्सिमम 90 डेज तक चलेगा। यदि 90 डेज के बाद भी आपका धंधा भी थोड़ा और लिंगर हो रहा है, चलेगा, तो आप फिर से इसको फर्दर मैक्सिमम 90 डेज के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। आप चाहो तो 10 दिन के भी एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज के लिए। ये जो आपने 90 डेज के लिए जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो फिर लॉ बोलेगा यही 90 डेज में कितना जीएसटी लायबिलिटी होगा वो भी एडवांस में दो। तो फिर आपने जितने पीरियड के लिए एक्सटेंशन कराया उसका भी एक्सपेक्टेड नेट जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कैजुअल टैक्स पेयर अपना नॉर्मल रिटर्न भरता है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी, और नॉर्मली आईटीसी क्लेम करता है। दैट इज ऑल अबाउट कैजुअल टैक्स पेयर। नाउ वी कम टू एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर। ये वो बंदा है जो इंडिया में धंधा नहीं करता, फॉरेन का बंदा है, फॉरेन का बंदा है। ये इसका इंडिया में कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है। मेरा तो चलो बंगाल में था, मैं दिल्ली में करना चाहता था, इसका पूरा इंडिया में कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ये एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लेगा और इसका भी सेम हूबहू प्रोविजंस है, कोई चेंजेस नहीं है। यानी ये भी रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम 90 डेज के लिए एक्सटेंशन, 180 डेज के बाद तो कोई हाल पे आगे नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 90 प्लस 90। एंड इसको भी 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, इसको भी एडवांस में नेट जीएसटी लायबिलिटी पे करना है, सब कुछ सेम। परंतु एक अंतर है, व्हाट इज दैट? कि कैजुअल टैक्स पेयर को आईटीसी मिलता है और नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर आपने पढ़ा है सेक्शन 17(5), इसको कोई आईटीसी नहीं मिलता एक्सेप्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जितना इसने जीएसटी दिया है उसका आईटीसी मिल जाएगा, और कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए कैजुअल टैक्स पेयर तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी भरता है, लेकिन एनआरटीपी जब आईटीसी लेना ही नहीं है तो 2 रिटर्न क्यों भरेगा? तो वो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी नहीं भरता, वो अपना दूसरा रिटर्न भरता है। दैट इज ऑल अबाउट कैजुअल टैक्स पेयर एंड एनआरटीपी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 28 में। 22 में क्या था? टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। 23 में क्या था? एग्जम्पशंस। 24 में क्या था? लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा। 25 में क्या था? 8 से लेके 12। 26 में क्या था? बकवास। 27 में क्या था? कैजुअल टैक्स पेयर, एनआरटीपी। हाँ, और अभी किसमें आते अपने 28 में। ओके, मेरा डेट ऑफ बर्थ बताता है यार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर, आने वाला है, विश कर देना। हाँ, विश कर देना, बोलो हाँ कर देंगे सर, कर देंगे, कोई बात नहीं है। हैप्पी बर्थडे लिखने में क्या जाता है? अच्छा, 27 नवंबर अचानक अपना बर्थडे क्यों बताया? विश चाहिए क्या? नहीं यार, अभी कौन से विश चाहिए मुझे, लेकिन 27 से एनआरटीपी तुम्हें याद रह जाए इसलिए मैंने अपना बर्थडे तुमको बता दिया। 27 से एनआरटीपी, यानी मुंद्रा जी का वाणी और मुंद्रा जी का बर्थ डेट सब आपके जीएसटी से कनेक्टेड है यार। हाँ, बेचारा टोटो में चढ़ता है तब भी जीएसटी आता है। 28 क्या बोल रहा है? अरे डेट ऑफ बर्थ याद रखना, 27 एनआरटीपी। ओके, 28 क्या कहता है कि यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई अमेंडमेंट आ जाए तो, अरे नाम था पहले संजय मुंद्रा, अभी सुना संदीप माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी, तो मैंने सोचा मैं भी अपना नाम संजय माहेश्वरी कर दूं, यूट्यूब में ज़्यादा फुटफॉल आ जाएंगे, तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। तो सपोज ये नाम चेंज कर लिया, एड्रेस चेंज कर लिया, या कोई पार्टनर आ गया, या नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज करना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, मेल आईडी चेंज कर लिया, कुछ भी चेंज हो सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर लिया, तो भैया जी कोई भी चेंज आएगा तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज करा लेना। ये इतना जरूरी है दोस्त, पहले समझ ले इसकी रिक्वायरमेंट। सपोज जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो मैंने बोला था मैं हावड़ा से पढ़ाता हूँ और मेरा कैलकाटा में 5 स्ट्रीट में एठो सेंटर है, 2 जगह मेरा बिजनेस चलता है।
गवर्नमेंट ने मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया। फिर अभी मैंने अचानक मैंने क्या जचा मुझे, मैंने दिल्ली में भी एक सेंटर खोल दिया। दिल्ली नहीं, मैंने अभी गिरिस पार्क में भी एक सेंटर खोल दिया और यहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट आते रेड मारा, बोला मुंद्रा जी आप और गिरिस पार्क। मैंने बोला क्यों भैया, कैलकाटा में मेरा रजिस्ट्रेशन है। बोला नहीं नहीं, कैलकाटा में रजिस्ट्रेशन है, बंगाल में रजिस्ट्रेशन है, सब ठीक है, लेकिन ये गिरिस पार्क में आप क्या कर रहे हैं। मैंने बोला सेंटर है, पढ़ा रहा हूँ, बच्चे हैं। तो लॉ में बोलेगा कि देखिए आपका ये प्लेस ऑफ बिजनेस आपने रजिस्ट्रेशन के समय बताया था, अब आप यहां से बिजनेस कर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जब भी आपके रजिस्ट्रेशन के दी हुई डिटेल्स में कोई चेंजेस आ जाए तो यू नीड टू इंटीमेट एंड गेट द सर्टिफिकेट अमेंडेड। आपको विद इन 15 डेज अप्लाई करना पड़ेगा एज सुन एज द अमेंडमेंट अकर्स। और इसमें भी दो बातें हैं, ऐसा मत सोचो कि जस्ट इंटीमेट किया काम हो गया। इसमें भी दो तरह के चेंजेस है। यदि आपके नेम में कोई चेंजेस आ जाए, आपके डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, एमडी, मेंबर्स में कोई चेंज आ जाए, ऑथोराइज सिग्नेटरी में कोई चेंज आ जाए, या फिर आपके ऑफिसेज में कोई चेंज आ जाए, ऑफिस नहीं एड्रेस में कोई चेंज आ जाए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद पीओ इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। उसके बाद पीओ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीओ। लेकिन पीओ जब भी रिजेक्ट करेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा। इसमें दिया हुआ सारी बातें 28। क्या क्या हो रहा है? अमेंडमेंट। क्या चीज का अमेंडमेंट? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। 3 अमेंडमेंट ऐसे है जिसमें पीओ इंक्वायरी करने के बाद आपका आरसी अमेंड करेगा, और बाद बाकी जितने भी अमेंडमेंट है पीओ कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, आरसी अपने आप अमेंड हो जाएगा। जैसे टेलीफोन नंबर चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो पीओ को इंक्वायरी नहीं करेगा, सीधा रजिस्ट्रेशन चेंज करके आपको दे देगा। लेकिन इन सब में पीओ पहले इंक्वायरी करेगा, फिर आपका आरसी चेंज करके आपको देगा। बात क्लियर? ये क्या था? 28। अच्छा, दोनों की टाइम लिमिट एक ही है, 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। 28 के बाद आओ 29। 29 क्या बच्चों? 29 है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। साथ में हो क्या? अरे एक बार वापस से आ जाओ। 22 क्या था? टर्नओवर बेस। 23 क्या था? एग्जम्पशंस। 24 क्या था? लकड़ी की काठी काठी का जोड़ा। 25 क्या था? 1 से 12। 26 क्या था? बकवास। 27 क्या था? एनआरटीपी कैजुअल टैक्स पेयर। 28 क्या था? अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 29 क्या है? कैंसिलेशन। रजिस्ट्रेशन 2 केसेस में कैंसिल होता है, जब आप अप्लाई करो या जब पीओ पकड़ के कैंसिल कर दे। तो मैं क्यों बोलूंगा मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो? आप बोलेंगे क्योंकि आप मर चुके हो भाई साहब, तब तो बोलना ही पड़ेगा। हेलो, मैं तो यार 3 दिन पहले मर गया था, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना। तो ऐसे आप बोलेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर हाल में कैंसिल कर देगा, एकदम डर जाएगा। दूसरा, आपका बिजनेस अब दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया। वेस्ट बंगाल से अब आप दिल्ली जा चुके हो, तो आपको वेस्ट बंगाल वाला रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा ना, ये 19 वाला नहीं लगेगा, तो आप वेस्ट बंगाल वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। तीसरा, आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड हो गई, यू आर नो मोर लायबल टू पे जीएसटी। आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे आ गया, यू आर नो मोर लायबल टू पे जीएसटी। मैंने इंटरेस्टेड सप्लाई बंद कर दी, आई एम नो मोर लायबल टू पे जीएसटी, तो आई विल अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। चौथा, मैंने अपना बिजनेस ही बेच दिया भाई साहब, मेरा तो अमालगमेशन ही हो गया। इन सब सिचुएशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। 30 दिन के अंदर, जैसे घटना घटी 30 दिन के अंदर बता देना कि भैया मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता हूं। जब आप कैंसिलेशन के अप्लाई करेंगे तो आपके इनपुट, WIP, फिनिश गुड्स की डिटेल बता देना, क्योंकि जितना पहले ITC खा के बैठे हो सब लौटाना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स की भी डिटेल बता देना, जितना ITC लेते बैठे हो सब लौटाना पड़ेगा। ये क्या था? मैंने सुओ मोटो अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है? ठीक है।
पीओ आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करेगा? ऐसी 10 बातें बताओ। एग्जाम में पूछा हुआ है, 10 नहीं तो 6 पूछा हुआ है, 6 नंबर का पूछा हुआ है, 5 नंबर का पूछा हुआ है, 10 बातें लिख के आनी पड़ेगी। बताओ पीओ आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करेगा? 10 घटनाएं। पहला, आपने फ्रॉडुलेंटली रजिस्ट्रेशन लिया था, झूठ साच करके, पीओ को मालूम पड़ा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सबसे इजी पॉइंट। दूसरा, बिना इनवॉइस के माल बेच रहे हो, नहीं माल बेचा नहीं, खाली इनवॉइस दे रहे हो, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इतना बड़ा पाप, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। 16(2) की कंडीशन फुलफिल नहीं थी, आईटीसी ले रहे हो, माल आया नहीं, आईटीसी ले लिया, इनवॉइस है नहीं, आईटीसी ले लिया, टैक्स पे नहीं किया, आईटीसी ले लिया, 180 डेज के अंदर इनवॉइस पे नहीं किया, आईटीसी रिवर्ट नहीं मारा, इन सब कर्मों की एक ही सजा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। जीएसटीआर 1 मंथली भरना था, 6 महीने से नहीं भरे, 6 महीने हो गए, हाँ चल रजिस्ट्रेशन कैंसिल। क्यूआरएमपी ऑफ किया हुआ था, 2 क्वार्टर से रजिस्ट्रेशन रिटर्न नहीं भरा, मोटा मोटी 6 महीने हो गए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। कंपोजिट स्कीम का सप्लायर था, 30 जून को रिटर्न भर देना चाहिए था, 3 महीने बीत गए हैं ड्यू डेट को, अभी तक रिटर्न नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में सब्सटेंशियल डिफरेंसेस है। जीएसटीआर 1 में बताता है मेरा टैक्स लायबिलिटी 70 लाख या मेरी आउटवर्ड सप्लाई 7 करोड़, और जीएसटीआर 3B में बताता है मेरी आउटवर्ड सप्लाई 5 करोड़। चीटर, टैक्स देने के नाम पे बोलता 5 करोड़, आईटीसी बांटने के नाम पे बोलता 7 करोड़, हाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल। तुमको रूल 86B आईटीसी चैप्टर में बोला था कि जब भी तुम्हारा मंथली सप्लाई 50 लाख से ऊपर हो जाए तो एटलीस्ट 1% जीएसटी लायबिलिटी कैश से देना पड़ेगा, बोला था ना, जब भी तुम्हारा 50 लाख के ऊपर सप्लाई हो जाए तो 99% तुम आईटीसी से दे सकता है, 1% कैश से देना पड़ेगा, वो नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और 6 महीने से नील रिटर्न भर रहा है, बोलता बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से काम करना था उस प्लेस ऑफ बिजनेस से काम नहीं कर रहा है, अल्लाह नया घर से काम कर रहा है, उधर से काम कर रहा है, जिस पार्ट में जाके पढ़ा रहा है, अच्छा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। एंटी प्रॉफिटियरिंग के क्लॉज में फंस गए, एंटी प्रॉफिटियरिंग का काम करते हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। 11 पॉइंट बोला भाई, हाँ अरे देख वो लड़की ऑडिटर बन के मेरी एक लाइन मेरी चेक कर रही है, और मैं यहाँ पे मेरे पास भी है, लेकिन मैं भोला नादान, मैं यहाँ पे बैठ के ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मन से बोलूँ ताकि मेरा जीएसटी इंप्रूव हो, और वो देख लड़की बैठ के ऐसे किताब, हाँ ये बोला, कौन से 2 नहीं बोला वो भी बता दे। तो भैया जी ये सारा हमने कर लिया, ठीक है। ये 11 पॉइंट आपको दिमाग में मोटा मोटी रखना पड़ेगा, सभी अच्छे पॉइंट है। ये क्या था, रजिस्ट्रेशन पीओ ने कैंसिल कर दिया। पीओ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, जब तक वो इंक्वायरी चल रही है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। इंक्वायरी यहाँ पे आपका आ गया नोटिस कि तुमने आईटीसी 16(2) को वायलेट करते हुए लिया है, तो बताओ मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करूं। मेरे पास चिट्ठी आ गई, मैंने जवाब दे दिया कि मैंने कोई 16(2) का वायलेशन नहीं किया है। वहां से फिर चिट्ठी आ गई, प्रूफ आ गया, मैंने फिर चिट्ठी का जवाब दे दिया। अभी इस पीरियड तक जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा। कितने पीरियड तक सस्पेंडेड रहेगा ये पीओ के ऊपर है, किसके ऊपर है, प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट बिकेम सेटिस्फाइड, नहीं सही आदमी है, और रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल नहीं किया। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया, लेकिन इतने पीरियड तक तो मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड था, और जब तक रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हम लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम रिटर्न ही नहीं भर पाया। तो जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन हटेगा मेरे को सारे बैकलॉग पीरियड का रिटर्न भरना रहेगा। जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड था मैं टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाया, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस पार्टी को दे दूं और पार्टी रजिस्ट्रेशन नंबर मारेगा तो आएगा नॉट वैलिड, तो पार्टी में तो गाली देगा, क्या रे झूठा रजिस्ट्रेशन भेजा, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इनवॉइस नहीं दिया। तो इन सारे पीरियड के मुझे रिवाइज इनवॉइस देने की परमिशन है। सस्पेंशन पीरियड में जो भी हुआ था वो आप जैसे सस्पेंशन हटे अपने सारे पाप धो लेना, ठीक ठाक कर लेना। बात क्लियर। ये सब क्या था, सेक्शन 29। अब किस में आ गया, सेक्शन 30 लास्ट।
क्या है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर आपके पास एक चॉइस है कि आप यहां से, ध्यान देना तुम्हारी कॉपी में क्या मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जहां से 90 दिन के अंदर आप कैंसिलेशन को रीस्टोर करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये टाइम लिमिट 90 दिन के बाद 180 डेज के लिए और एक्सटेंड हो सकती है, मतलब टोटल 270 डेज, 90 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और ये टाइम लिमिट जरूरत पड़ने पे गवर्नमेंट 180 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकती है, मतलब टोटल 270 डेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन को रीस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर इंक्वायरी होगी, फिर हियरिंग होगी, और फिर आपकी बात सुनने के बाद या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो जाएगा। यदि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो गया तो ध्यान रखना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, अभी रिस्टोर हुआ, इस पीरियड में आप रिटर्न नहीं भर पाए, इस पीरियड में आप इनवॉइस नहीं दे पाए, तो वापस से आप रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो विदिन 30 डेज, और वापस से आप अपना रिटर्न भर सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। 22 से आओ, 22 में टर्नओवर बेस, 23 एग्जाम्पशन, 24 लकड़ी की काठी का जोड़ा, 25 1 से 12, 26 बकवास, 27 एनआरटीपी कैजुअल टैक्स पेयर, 28 अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 30 रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कर लो रजिस्ट्रेशन मुट्ठी में।